हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ये वही थॉमसन है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने के लिए वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जानते हैं कैथोड रेज ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से। लेकिन एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, एक हाइपोथेटिकल आइडिया लगाए थे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा हो सकता है करके। मतलब एक हाइपोथेटिकल सोच था उनका कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा हो सकता है करके। उनके उस हाइपोथेटिकल थॉट को वो एक मॉडल के नाम दे दिए, जिसको आज हम लोग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए हम लोगों को, थॉमसन्स का जो एटॉमिक मॉडल है ना, ये थॉमसन्स का एक हाइपोथेटिकल थॉट था, हाइपोथेटिकल आइडिया था। कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उनके पास नहीं था इस मॉडल का। समझ गए? तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। समझ गए? उनके हिसाब से एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब एक स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। समझ गए? और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चारों तरफ समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है करके वो बोले थे। समझ गए? एटम्स क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन नाम का नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है करके वो बोले थे। समझ गए? एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट स्फीयर टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो ये था उनका मॉडल। उनके हिसाब से एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर है, तो एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और यही सबसे खास बात था उनका मॉडल का। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है करके सबसे पहले कौन बताए थे? थॉमसन्स। समझ गए? यही था उनका मॉडल। एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स नाम का नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। समझ गए? और वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बराबर होता है एटम में। तो एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। और एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए थॉमसन्स वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिए थे। क्या बोले थे? अगर हम लोग वाटरमेलन के स्ट्रक्चर को स्पेरिकल मान ले और वाटरमेलन के रेड पार्ट को पॉजिटिव पार्ट और सीड्स को, जो रेड पार्ट में जो सीड्स होता है, उन सीड्स को अगर इलेक्ट्रॉन मान ले तो एटम का स्ट्रक्चर को हम लोग समझ सकते हैं करके वो बोले थे। समझ गए? अगर हम लोग वाटरमेलन के रेड पार्ट को पॉजिटिव पार्ट और उस रेड पार्ट्स में जो सीड्स रहते हैं उन सीड्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन मान ले तो एटम का स्ट्रक्चर जैसा ही वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है करके वो बोले थे। एटम का स्ट्रक्चर और वाटरमेलन के स्ट्रक्चर में रिजेम्बलेंस शो होता है करके वो बोले थे। बस इतना ही पढ़ना रहता है उनका ये मॉडल में। पहला पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब क्या है? एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरा रहता है और इलेक्ट्रॉन्स नाम का नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है। मतलब एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। सबसे पहले थॉमसन से ही बताए थे कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है करके।
अगर हम लोग वाटरमेलन के रेड पार्ट को पॉजिटिव पार्ट और सीड्स को इलेक्ट्रॉन मान ले तो वाटरमेलन का स्ट्रक्चर जैसा ही एटम का स्ट्रक्चर होता है करके वो बोले थे। यही था उनका मॉडल। लेकिन उनका मॉडल का एक लिमिटेशन था, वो एटम का स्टेबिलिटी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब साइंटिस्ट लोग पूछे कि अगर एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है, ठीक है। मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहते हैं, है कि नहीं। अगर वो एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो पास पास क्यों नहीं आ जाते हैं, वो अट्रैक्शन शो क्यों नहीं करते हैं करके साइंटिस्ट लोग पूछे थे। समझ गए, वैलिड बात है। एटम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके अट्रैक्शन शो करके पास पास क्यों नहीं आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम में अट्रैक्शन शो करके पास पास आ जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन एटम क्या अनस्टेबल पार्टिकल होता है? नहीं, एटम क्या होता है, स्टेबल पार्टिकल होता है। समझ गए। इसका आंसर नहीं दे पाए थे थॉमसन कि क्यों यहां पे अट्रैक्शन शो करके अनस्टेबल क्यों नहीं हो जाता है, ये स्टेबल ही क्यों रहता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होके ये अनस्टेबल क्यों नहीं हो जाता है, ये स्टेबल क्यों रहता है, ये नहीं बता पाए थे। कौन? थॉमसन। समझ गए। तो इसका लिमिटेशन है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम का स्टेबिलिटी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे थॉमसन्स। समझ गए। थॉमसन्स का ये मॉडल स्टेबिलिटी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही था इसका लिमिटेशंस। फिर थॉमसन्स के बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड थॉमसन्स का ही स्टूडेंट थे और वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो एक मॉडल प्रपोज किए थे एटम का, जिसको हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। और उनका मॉडल आने के बाद थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। समझ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे रदरफोर्ड्स का वो एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल के बारे में इतना ही पढ़ना रहता है। समझ गए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को। समझ गए। थैंक यू।